प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने अब तक एनएमएस की श्रृंखला में हम लोग स्टैटिक्स पोर्शन के आपके साइंस के पोर्शन को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हमने आपको बता दिया था कि मानव कार्यकी से जुड़े सवाल आते हैं, जिसमें मानव के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और भी जो चीजें हैं, प्रजनन तंत्र, ठीक है ना, इतने सारे मस्तिष्क, ये सारे भाग से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब कुछ और आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से प्रश्न आते हैं, इसको भी जल्दी जल्दी क्लियर किया जाएगा। अब मेरे हिसाब से मैं उन्हीं टॉपिक्स को अब ज्यादा मैं कवर करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा और ब्रॉडली तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब हम आपको ले चलते हैं बायोलॉजी के पोर्शन में, जिसमें हम जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। हमने मानव कार्यकी और जीव विज्ञान दो तरह से बांटा था, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पूछ दिया जाता है पौधों के भाग, पूछ दिया जाता है ना, तो वो सारे पोर्शन, जैसे जाइलम और फ्लोएम पूछ दिया जाता है, वो सारे पोर्शन इसमें कवर होंगे, ठीक है। अब तक हमने जो पढ़ा वो बायोलॉजी में केवल मानव कार्यकी से जुड़ा हुआ भाग था। अब कई सवाल ऐसे आते हैं जो इस भाग से भी जुड़े हैं और मैक्सिमम आता है, इसीलिए इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो आइए हम लोग जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के भाग को शुरू कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान का सबसे पहले क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? हमने पूरा इसमें नहीं लिखा है। जीवधारियों का अध्ययन का मतलब यह है, जीवधारी जो भी जीव हैं वह किस प्रकार से पर्यावरण के साथ और पर्यावरण उनके साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर रहा है, किस प्रकार से वो अपने जीवन को जी रहे हैं, उस जीवन को जीने के लिए उनके शरीर की विशेष संरचना कौन सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है। किस जगह पे किस प्रकार के दुर्लभ जीव, किस प्रकार के विशेष जीव पाए जा रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्या ऐसी संरचना है हमारे शरीर की, या फिर उस विशेष जीव की ऐसी क्या संरचना है जो उन्हें उस विशेष पर्यावरण में जीने के लिए सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है। हम समझ में आया? अगर मैं आपको यहां से उठा के ले जाके रूस के साइबेरिया ठंडी हवाओं के बीच में वहां पर ले जाके रख दूं, तो क्या अपना जीवन जी पाओगे? दिक्कत होगा ना। मैं आपको पहाड़ के सबसे ऊपर चोटी पर ले जाके जहां बर्फीली है वहां पे ले जाकर रख दूं, तो क्या जीवन जी लोगे? थोड़ा कठिन होगा। वो सामंजस्य स्थापित करने में या तो समय लगेगा या फिर हम मारे जाएंगे। यही है हमारा क्या, जीव की पर्यावरण के साथ सामंजस्यता, ठीक है। आइए यही पढ़ना है, ये सब चीजें कौन सहायता कर रहा है, क्यों ऐसे विशेष संरचना है, क्या है जीव विज्ञान, यही जानना है। तो जीव विज्ञान आप समझ लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और कैसा अध्ययन करेंगे ये भी हमने बता दिया। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले, इस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह सन 1802 में हुआ है, बहुत लंबा नहीं है। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। किसने किया? ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जाए तो आप बता देना, ठीक है। जीव विज्ञान क्या है? एक ग्रीक शब्द है जो बायो और लोजस शब्द से बना हुआ है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोजस का मतलब होता है लोगस या लोजस मतलब स्टडी। लाइफ, जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। बता दिया। अब आइए जीव विज्ञान को, इस जीव विज्ञान को पढ़ने के लिए, जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान को हमने दो भागों में भी बांट दिया। विज्ञान को हमने कितने भागों में बांटा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी दो भागों में बांट दिया। किसमें किसमें? क्यों? पढ़ना सरल हो जाए, पढ़ना सरल हो जाए। जीव, देखो जीव विज्ञान मतलब जो जीवित है उसका अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन जीवित दो लोग हैं, जीव भी जीवित है, जंतु भी जीवित है और पौधे भी जीवित हैं, लेकिन कुछ अलग संरचना पौधों में है और कुछ अलग संरचना जीवों में है। इसीलिए इनके अध्ययन को और विस्तृत करने के लिए और गहनता लाने के लिए हमने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा। एक था वनस्पति विज्ञान और दूसरा था जंतु विज्ञान। ये वनस्पति विज्ञान वही है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, ये वही है जिसको किसने लिखा है? थियोफ्रेस्टस। किसने लिखा है? बहुत पूछता है, लिख लीजिएगा, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता कौन है?
थियोफ्रेस्टस, लिख लीजिएगा, फ्रेस्टस। इन्होंने थियोफ्रेस्टस साहब ने लगभग 500 मेरे बच्चे 500 वनस्पतियों का अध्ययन किया, अलग अलग 500 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन किया और अपनी पुस्तक हिस्ट्रिया प्लैंटनम, इसमें उन्होंने, ये मत जानिए, बस आप ये जान लीजिए, अपनी पुस्तक में उन्होंने लगभग 500 प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन के बारे में बताया कि ये वनस्पतियां इन प्रकार की वनस्पतियां, मतलब समझ रहे हो, पौधे, वनस्पति मतलब कोई जमीन पे सटा है, कोई बहुत विशाल है, कोई शंकुआ है, कोई काटेला है, कोई चौड़ा पत्ता है, सब अलग अलग प्रकार की संरचना है, ठीक है। तो यह 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया। सेम इसी प्रकार जंतु विज्ञान के पिता लिख लो, अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु, और अरस्तु को ही कह दिया गया है जीव विज्ञान के ही। अगर आपको कहा जाए कि बायोलॉजी के फादर कौन है, क्या बताओगे? यही है ना। फिजिक्स के न्यूटन, और केमिस्ट्री के लेवासिए, और फिजिक्स बायोलॉजी के, लेकिन इसमें भी बांटा गया है, वो बायोलॉजी ने जंतु विज्ञान के हैं, ठीक है। और पादप विज्ञान के, इसको लिख लेना, पादप, पादप, पादप विज्ञान कहो या वनस्पति विज्ञान कहो, इसके पिता है थियोफ्रेस्टस। समझ में आ गया बेटा? देखो, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, यह ग्रीक के शब्द बास्किन से बना हुआ है, और बास्किन का मतलब होता है चरने वाला। क्या? चरने वाला। कोई दिक्कत? अब आइए, अब हमने यही पढ़ाया कि हम जीवों का जो अध्ययन करेंगे या फिर वनस्पतियों का जो अध्ययन करेंगे, वह पर्यावरण के साथ अपनी सामंजस्यता स्थापित कर रहा है या पर्यावरण उनके साथ। वास्तव में जीव पर्यावरण के अनुसार ढलता है, अपने अनुसार जैसा वो वातावरण पाता है अपने शरीर को ढाल लेता है। तो इसी क्रम में, हालांकि इसमें हिस्सा नहीं है, लेकिन हम बोल दिए कि आपको हम परीक्षा के हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, इसीलिए जो चीज जहां पर अच्छी लगे वहीं पे नोट डाउन कर लो ताकि समझ में आए। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी में हमने कहा कि पर्यावरण के साथ जीव की सामंजस्यता ही क्या है? जीव विज्ञान है, ठीक है। और यही जीव विज्ञान को, यही सामंजस्यता को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं बेटा? अनुकूलन कहते हैं। और अगला चैप्टर होगा जैव विकास, मतलब जो भी जैव विकास हुआ पर्यावरण का जीव के साथ सामंजस्यता के बाद, जो भी ये जीव विकसित हुए, लैमार्क और डार्विन, उत्परिवर्तनवाद, ये विभिन्न तरह के सिद्धांत है जो अभी अगले स्लाइड में हम लोग देखा जाएगा। तब तक ये अनुकूलन क्या है? पर्यावरण का जीवों के साथ सामंजस्यता, जीव का पर्यावरण पर निर्भरता और पर्यावरण के अनुसार अपना विकास, क्या कहलाता है? अनुकूलन। परीक्षा में आपके आया है कि जीवों का वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना निम्न में से क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अनुकूल, एडजस्टमेंट। अनुकूलन मतलब, जैसे मान लो बड़ा खराब लगता है तुम्हें ड्रेस में आना, जूता पहनना, सर जितनी गर्मी है जूता पहनाते हैं, ड्रेस में पहने सर। बाकी सरकारी स्कूल में तो ऐसा नहीं है, हम लोग को इतना वो करते हैं, शक्ति लगाते हैं, आप सब हमको तैयार होकर आना पड़ता है समय से। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन 1 महीना तुम्हें दिक्कत हुआ बेटा? हुआ ना एडजस्ट करने में, क्योंकि तुम क्या रहे थे? ऐसे ही घूम रहे थे। तुम्हारे मन में यह था कि सरकारी स्कूल है, यहाँ पढ़ाई उड़ाई ऐसे जाना, ऐसे बैठना, ऐसे चले जाना है। लेकिन हम आए और सख्ती किए। क्या किए? हमने वातावरण को बदल दिया। क्या कर दिया? यहाँ के पूरे वातावरण को बदल दिया, यहाँ के पूरे इन्वायरमेंट को मैंने क्या किया? पढ़ाई के अनुकूल जब बनाया तो तुम्हें दिक्कत हुआ। किसको दिक्कत हुआ? दिक्कत तुम्हें हुआ, क्योंकि इसका क्रिएटर कौन है? मैं हूं। क्रिएटर कौन है? अब लेकिन तुम ऐसे ही बिंदास आ रहे थे, जा रहे थे, कोई मतलब नहीं, दिक्कत में तुम पड़ गए। अब ड्रेस पहनना है, टाई पहनना है, जूता पहनना है, उसके बाद अच्छे से बाल झाड़ के आना है, नाखून काट के आना है, ब्रश करना है, ये सब क्या हुआ? अतिरिक्त दबाव पड़ने लगा। अब क्या हुआ? करना है, नहीं तो भगा दिए जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भगा दिए जाएंगे। तो क्या हुआ? अब तुम क्या किए? जल्दी जल्दी उठे और अपने शरीर को उसी में क्या कर लिए? ढाल लिए। सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना धोना है, खाना खाना है, नाखून बाल सब कटे होने चाहिए, ड्रेस एकदम बढ़िया से पहन के स्कूल समय से आ जाना है। लगातार अब तुम इसको क्या करते गए? महीने भर परेशान रहे, लेकिन फिर उसको शक्ति के साथ तुम्हारे साथ जब किया गया तो तुमने क्या कर लिया? उसको एडॉप्ट कर लिया। अब कोई लड़का अगर किसी दिन स्कूली ड्रेस न पहन के, जीन्स पहने या टी शर्ट पहन के जब घर से निकलेगा तो उसे खुद लगेगा मैं अच्छा
मेरे क्लास में सारे बच्चे स्कूल ड्रेस में होंगे, मैं अलग हूंगा। अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन सारे बच्चे जींस में आ रहे थे, सारे बच्चे टी शर्ट में आ रहे थे, एक बच्चा स्कूल ड्रेस में आया तो वो कहा अच्छा नहीं लग रहा है। समझ आया? यही है अनुकूलन। क्या है? आपने यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के कल्चर के साथ अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को बदल लिया, इसी को कहा गया क्या? अनुकूलन। मेरे बच्चे, अनुकूलन समझ में आ गया टॉपिक? एक क्वेश्चन रहेगा 100%। समझ में आया? ठीक है बेटा, अनुकूलन। अब आइए, वही लिखा है, पर्यावरण वातावरण के अनुरूप जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास करना या होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अनुकूलन। आपने मेरे इन्वायरमेंट में ढलना सीख गया, क्या हो गया? आपने मेरे अनुसार एडजस्ट कर लिया। क्या कर लिया? एडजस्ट कर लिया, अनुकूलित हो गए। अब बताओ, अनुकूलन अच्छा कि बुरा? अच्छा भी है, बुरा भी है। ये तो पढ़ाई के लिए हो रहा, नहीं तो अब मैं एकदम बिगड़ जाऊं, एकदम पढ़ाई एकदम कुछ नहीं, तो क्या होगा? तुम भी बिगड़ जाओगे। आइए अनुकूलन को समझते हैं। ये क्या है? जीवधारियों में जो भी विकास देख रहे हैं, जो भी परिवर्तन देख रहे हैं, वो अपने शरीर में, वो अपने रहन सहन में क्यों ऐसा बदलाव कर रहे हैं, क्या कारण है? तो जीवधारी देखो, मान लो कोई जीव है तो उसको वास स्थान के आधार पर भी उसे एडजस्टमेंट करना होगा। मान लो शेर इसमें नहीं रहेगा, शेर को रहने के लिए क्या चाहिए? डेंट, गुफा चाहिए ना, चाहिए ना, तो उसे गुफा चाहिए। उसे ऐसा नहीं, एक जंगल चाहिए, घना जंगल चाहिए जहां पे जीवों की उपलब्धता हो। अगर जी जंगल कट गए, यही कारण है कि शेर, चीता, बाघ क्या है? विलुप्त होने के कगार पे हैं। और जीवों को विलुप्त, जो बता दे रहे हैं, जीव जो विलुप्त होते हैं उन्हें रेड डाटा बुक में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है बेटा? रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। याद रखना, IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक। कोई जीव या वनस्पति विलुप्ति के कगार पे है, खत्म हो रहा है, तो उसे हम लोग रेड डाटा बुक में अंकित किया जाता है। रेड डाटा बुक के बहुत सारे सेक्शन हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो, कोई जीव अगर विलुप्त हो रहा है, विलुप्त क्यों हो रहा है? जंगल काट दोगे तो शेर कहां रहेगा? घर में तो मरेगा ही ना। सारे जीव तो इंसान खा रहा है, बेचारा शेर क्या खाएगा? घोड़ा, बकरी, कुत्ता सब तो खा रहा है, इंसान, सांप। अब बेचारा, तुम्हारे खाने के लिए तो घास फूस बना था, अनाज चावल बना था, तुम जानवर खा रहे हो, तो बताओ शेर क्या खाएगा? ठीक है, शेर विलुप्त हो रहे हैं। अब जब विलुप्त हो रहे हैं तो वो किस में चले जाएंगे? एक किताब है जिसमें जीवों के या वनस्पति जो विलुप्त के कागार पे हैं या विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त नहीं होंगे, ऐसे जीवों या वनस्पतियों की सूची बनाई गई है, चैप्टर बनाया गया है। विलुप्त है उसमें डालो, विलुप्ति के कगार पे है उसमें डालो, नहीं विलुप्त नहीं है, अच्छा खासा स्थिति है, इसमें डालो। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कितने वर्षों से कोई जानवर अगर लगभग 50 वर्षों पीछे से नहीं दिख रहा है, 50 वर्ष हो गए नहीं दिख रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। कोई दिक्कत? आपसे पूछा जाएगा, रेड डाटा बुक याद रखिएगा। तो वही हम कह रहे हैं, वास स्थान इंसान छीन लेगा तो नहीं रह पाएगा। तो जीव अगर शेर है तो शेर को रहने के लिए वैसा उसका वास स्थान चाहिए। और तुम्हें जंगल में छोड़ दे? नहीं ना, तुम इंसान हो, तुम्हें कहाँ रहना है? एक समाज में रहना है, एक घर परिवार गांव होना चाहिए। जंगल में रहोगे तो नोच खाएंगे सब जानवर, भेड़िया। वनस्पति होनी चाहिए, शेर वनस्पति नहीं खाता है, लेकिन हम तो खाते हैं ना, तो हम जंगल में जाकर हैं नहीं। भोजन होना चाहिए, संकट होना चाहिए, संकट की स्थिति। कोई जीव, मान लो जंगल में जाओगे तो बहुत सारा संकट है, जंगल में जाओगे तो हो सकता है कोई जानवर तुम्हें मार के खा जाए, तो इसीलिए तुम भाग के कहां चले आते हो? अपने गांव, अपने पानी में नहीं जा सकते, कुछ काट लेगा, संकट है वहां पे। तो संकट के आधार पर भी जीव अपना स्थान चुनते हैं। जहां उनके जीवन के साथ संकट है वो स्थान वो छोड़ देते हैं, जहां उनके जीवन के साथ संकट नहीं है उस स्थान पे वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगला, जल की आवश्यकता है, ठीक है। और क्या? ताप। अगर मान लीजिए आप जीव हैं तो आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रह सकते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, 23 डिग्री ऊपर 23 डिग्री, और उसके बाद आ जाओ, उसके बाद 66 डिग्री 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण क्षेत्र है, उसके बाद 66.5 से 90 क्या है? शीत क्षेत्र है, बहुत ठंडा क्षेत्र है, ये बहुत ठंडा क्षेत्र है, यहां पर जीव नहीं रहते हैं। वही जीव रह सकते हैं जिनकी खाल मोटी होगी। याक पढ़ा है ना, याक, वाई फॉर याक, वो याक कहां रहते हैं? इधर ही रहते हैं।
जिनके शरीर पे लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े बाल और मोटी मोटी खाल जब होगी, वो जीव ठंडे जगहों पर आएंगे। लेकिन जो जीव ठंडी को झेल सकते हैं वह और नीचे आ जाओ, यहां पर आएंगे। जो ठंडी को नहीं झेलते वो कहां रहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम फिजिक्स में, भूगोल में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? तो यह है, ताप के आधार पर भी जीवों का निवास स्थान अलग होता है। हमारे विश्व में सबसे अधिक निवास स्थान यहां है। कहां है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ताप के अनुसार भी तो, क्योंकि हमारी चमड़ी है ना, हम जीव है ना, हम लोग ठंडी में रह नहीं सकते। हमारे लिए एक बहुत गर्मी वाला भी क्षेत्र नहीं चाहिए। अभी देखो, गर्मी में तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। गर्मी जैसे पूछा जाए, तुमसे पूछ लिया जाए कि भारत गरीब है? नहीं साहब, हम गरीब। अमेरिका अमीर है? नहीं साहब, अमेरिका अमीर है। उसके पीछे अमेरिका के केवल लोग जिम्मेदार नहीं है, अमेरिका की जनसंख्या जिम्मेदार नहीं है। भारत विकासशील राष्ट्र है, इसमें भारत के लोगों की कमी नहीं है। भारत के लोग तो हर जगह झंडा गाड़ रहे हैं, इतने विद्वान है, इतने महाज्ञानी है, इतने मेहनती हैं। लेकिन भारत के विकासशील होने का, विकसित राष्ट्र न होने का पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है बता देना? हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, हमारी जलवायु अत्यंत गर्म है, हम गर्मी क्षेत्र में रहते हैं। और हम पढ़ा दिए हैं कि गर्म क्षेत्र में इंसान की कार्य क्षमता घट जाती है। बेटा क्या घट जाती है? बेटा हमारे कार्य करने की क्षमता घट जाती है, वर्किंग आवर घट जाएगा। हम काम, जहां पे मुझे 10 घंटा काम करना चाहिए था, वहां 6 घंटा में मेरा शरीर क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन यही अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका यहां पड़ता है, कनाडा शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। अमेरिका में चले जाएं तो वहां पे तापमान बहुत ही जीव अनुकूलित रहता है, जीवों के अनुरूप है, मानव के कार्य क्षमता के अनुरूप है। रूस आगे है, जापान आगे है, ऑस्ट्रेलिया आगे जा रहा है, कनाडा, अमेरिका आगे है। क्या कारण है आगे है? वहां पर लोग काम करते हैं तो थकते क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु क्या है? यहां से ठंडी है। अभी ठंडी आएगा, देखो ना, 10 घंटा पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर आएंगे पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 घंटा हाँक दिया जाए तो अभी गर्मी गर्मी हो जाता है, शरीर थक जाता है। तो हमारे गरीबी होने का कारण क्या है? हमारी जलवायु। भारत का पृथ्वी पर जो स्थान है वह जिम्मेदार है। ठीक है, समझ में आया? उपलब्ध संसाधन उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या है, उसके पीछे और भी बहुत कारण है। जहां गर्मी अधिक होती है, जैव विविधता बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे यहां जैव विविधता को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, बताया था उस दिन। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। लिख लीजिए। हाँ देखिए, अब अभी हम लोग चल रहे हैं, हमने आपको बताया कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अनुकूलन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन जो भी विकास कर रहा है उसके पीछे उसका वातावरण जिम्मेदार है। ठीक है, अब वातावरण हमने बता दिया, अनुकूलन एक छोटा सा टॉपिक है। अनुकूलन हम बस इतना ही जानते हैं कि हम वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करें। ठीक है, अब इसमें आते हैं, इसी सामंजस्यता के आधार पर बहुत सारे विज्ञान के विद्वान हुए जिन्होंने अपने जीवन के विकास के क्रम को, जीवों के विकास के सिद्धांत को अपने ज्ञान के अनुसार देने का, सामने लाने का प्रयास किया। इसी को क्या कहा गया? जैव विकास या जीवन का विकास। जो भी ये बायोमास है, जो भी ये जैव है, प्रक्रम है, वह किस प्रकार से विकसित हुआ है, इसके लिए 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैव विकास, ये जीवन का विकास कैसे हुआ होगा, जीवों में इस प्रकार के परिवर्तन कैसे हुए होंगे, उसके लिए 2 वैज्ञानिक महत्वपूर्ण है। पहला है लैमार्क, जिन्होंने अपने सिद्धांत को कब दिया? 1809 में। और दूसरा है डार्विन, और उसी डार्विन के सिद्धांतों को मानने वाले थे नौ डार्विन। जो लोग थे उनको नाम दे दिया गया क्या? नौ डार्विन का सिद्धांत। या दूसरे कौन वैज्ञानिक हैं? डार्विन। डार्विन के सिद्धांत को कहा जाता है डार्विनवाद, और लैमार्क के सिद्धांत को कहा जाता है लैमार्कवाद। लैमार्कवाद मतलब बहुत से ऐसे वैज्ञानिक होंगे जो लैमार्क के विचारों से संतुष्ट थे, बहुत लोग इस चीज को मानते गए, तो क्या हो गया? वह सिद्धांत क्या हो गया? लैमार्कवाद। क्या हो गया? लैमार्कवाद। ठीक है, और डार्विनवाद। उसके बाद एक अच्छा टॉपिक है उत्परिवर्तनवाद। वो हम लोग उत्परिवर्तनवाद के बारे में उतना ज्यादा पुस्तकों में भी नहीं दिया हुआ है आपके, लेकिन पूछता भी नहीं हो इसे, लेकिन बस एक जान लो उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो डी ब्रिज, मैंने किताब में पढ़ा था, उत्परिवर्तनवाद के जनक या कौन बोला जाता है? ह्यूगो डी ब्रिज। कौन बोला जाता है? यस, पॉइल्ट, POIT, पॉइंट।
एस पॉइंट भी मैंने कहीं पढ़ा था, इसको देख लीजिएगा, वैसे आएगा नहीं आपके, ठीक है, ये बस याद रखिए अगर आ गया तो। अब आइए हम लोग सबसे पहला चर्चा करते हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है, इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो अब हम पढ़ रहे हैं, पहले जो वैज्ञानिक है लैमार्क, लैमार्क के सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? लैमार्कवाद। क्या कहा जाएगा? लैमार्कवाद साहब। लैमार्क साहब जो कहां के थे? लैमार्क साहब थे फ्रांस के। कहां के थे बेटा? फ्रांस के थे, ये फ्रांस के, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? अंगों के, जीवों के विकास के जो क्रम है, जीवों में जो विकास हुआ है, लैमार्क साहब ने कहा यह जीवों का विकास उनके अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिराफ की गर्दन क्यों लंबी हुई, जिराफ की गर्दन लंबा होने के पीछे उन्होंने कारण दिया। मनुष्यों की पूंछ क्यों गायब हो गई? मनुष्य को पूंछ कहा जाता था, बंदर कहा जाता था, अब पूंछ नहीं है, क्यों? उन्होंने उस अंग का उपयोग क्या कर दिया? कम कर दिया। आपके हाथ पैर से ज्यादा मजबूत है क्या? नहीं ना, लेकिन फिर भी काम तो हाथ कर रहा है। तो आप तो ऐसे चल रहे थे, लेकिन खड़ा होकर कैसे चलने लगे? अब इस हाथ से ज्यादा काम कर लेते हो, क्या हो गया? इसका उपयोग क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो लैमार्कवाद यही है कि क्या है? अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता पर आधारित सिद्धांत है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अंगों की उपयोगिता या अनुपयोगिता पर आधारित सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। किसने दिया? लैमार्क। इनके सिद्धांत के प्रमुख दो आधार माने जाते हैं, एक वातावरण का प्रभाव होगा, क्यों जीवों के अंदर ये चीजें विलुप्त हो गई, क्यों उसकी गर्दन बड़ी हो गई, तो हो सकता है किसका प्रभाव हो? वातावरण का प्रभाव हो या अंगों के उपयोग का प्रभाव हो। लैमार्कवाद का कहना था, लैमार्क साहब का यह कहना था कि कोई जीव यदि वह पैदा होता है और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करता है, परिश्रम करता है और अपने शरीर को मजबूत बना लेता है, तो आगे जिस संतान को वो जन्म देगा वह संतान भी मजबूत होगा। क्या ऐसा सही है? ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है जी। लेकिन क्या है, इनका यह कहना है कि ये लक्षण धीरे धीरे क्या है? वंशजों में भी आते हैं। इनका यह कहना था लैमार्क साहब का। अंगों के उपयोग है, ऐसा करेगा तो मजबूत संतान होगी, जो कमजोर होगा उसकी संतान कमजोर होगी। लेकिन डार्विनवाद और उनके साथ के, डार्विन और उनके साथ के लोग भी इनके लैमार्क के सिद्धांत को क्या किया? सपोर्ट तो किया, लेकिन आज वर्तमान में लैमार्क के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सच नहीं हो सकता है कि कोई मजबूत है तो उसकी संतान भी मजबूत। आपने देखा कि संतान पैदा होता है तो गुणसूत्रों के सामंजस्यता, गुणसूत्रों के विकास के आधार पर हो रहा था, ठीक है। किसी के हाथ में है क्या? अंधे का बच्चा अंधा होगा क्या? जरूरी है क्या? नहीं। पोलियो ग्रसित है माँ तो बच्चा भी पोलियो ग्रसित होगा? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो लैमार्क साहब के इस सिद्धांत को, जिन्होंने कहा कि विकास चलता रहता है, वंशजों में वो प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है, इसीलिए इनके सिद्धांत को नाम दिया गया, लिख लीजिएगा, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत। यही पूछेगा, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत निम्न में से किसका है? किसका है? नोट डाउन। अब देखिए, हमने बता दिया लैमार्कवाद के बारे में, ठीक है। लैमार्कवाद का ये कहना था कि जीव जो भी बढ़ रहे हैं वो अपने वातावरण के अनुसार या फिर जो भी उनको संसाधन मौजूद हैं उनकी उपलब्धता के अनुसार वो अपने अंगों का प्रयोग करते हैं या फिर अनुप्रयोग करते हैं। तो प्रयोग किया तो वो बढ़ गया और प्रयोग नहीं किया तो वो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। लेकिन यह पूर्णतः सच नहीं है। लेकिन अगले जो वैज्ञानिक आते हैं, डार्विन कुछ मामलों में लैमार्क की बातों को मानते हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में लैमार्कवाद क्या है? माना नहीं जाता है। डार्विनवाद की संकल्पना को माना जाता है। आइए डार्विनवाद की संकल्पना को जानते हैं। डार्विन ने अपनी पुस्तक, ये क्या हुआ था, ये घूमने गए थे उस समय, उन्होंने बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारी प्रजातियां, क्या बोला जाता है, बहुत सारी प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब प्रजातियों की उपजाति भी कह लो, प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन नामक एक पुस्तक सन 1859 में लिखी और उन्होंने उसमें पूरा बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और बताया कि जीवों का जो विकास का क्रम है वह उनके प्राकृतिक चयनवाद पर निर्भर करता है। उन्होंने चयन किया है। क्या किया है? जैसे मैंने बताया,
अगर मैं आपको ले जाके मैं छोड़ दूं उत्तरी ध्रुव पे तो रहोगे नहीं। तो उनके सिद्धांत को, डार्विन के इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहा जाता है, या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जीव खुद अडॉप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने अंदर, तभी तो अनुकूलन कहा जाएगा। गर्मी हुई, पंखा चला दिया, कपड़ा कम पहना, पानी अधिक पी रहा है, ठंडी हुई, हम लोग इसी पर रजाई ओढ़ रहे हैं, तो स्वेटर कोट सब डाल रहे हैं। क्या किया? हम भाग रहे हैं क्या यहाँ से? अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? गर्मी हो रही है, क्यों गर्मी के समय में लोग ठंडी में घूमने जाते हैं? नैनीताल हो गया, बर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में, क्यों? उनका शरीर डिमांड कर रहा है कि ठंडी जगह जाओ। समझ में आया? यही है प्राकृतिक चयनवाद। वो चयन कर रहा है उनका शरीर, उनका मन कर दे, वो जान रहा है शरीर कि वहां जाएंगे तो ठंडी रहेगी। समझ में आया? तो यही है प्राकृतिक चयनवाद। चयनवाद का सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा कि किसका है, या फिर प्रकृति का वर्ण किसका सिद्धांत है। समझ में आया? तो दो सिद्धांत अभी पहले स्लाइड में पढ़ाया और ये बता दिया। पूछा जाता है बहुत कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने। अब देखिए डार्विन साहब ने जो भी बातें कही वह किन किन आधारों पे कही? तो जीवों में जो विकास है, जीवों का जो जैव प्रक्रम है, वह जीवों में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, वो विकसित करते हैं। और क्या कहा कि जीवन संघर्ष है उनके लिए जो जीवन है क्या है? हम यहाँ पे हैं तो जीवन संघर्ष नहीं कर रहे हैं, गर्मी हो रही है तो क्या कर रहे हैं? पंखा लगाए हैं, अपना एक एटमॉस्फेयर बनाए हुए हैं। मतलब जीवन संघर्ष के साथ उन्हें जीना पड़ रहा है। विविधता और आनुवांशिकता को भी आधार बनाया। जीवों में जितनी विविधता होगी, याद रखना, जिस जीव में जितनी विविधता होगी, विभिन्नता होगी, वह जीव इस धरती पर सबसे लंबा जिएगा। जैसे मानव में भी बहुत विविधता है। यहाँ के मानव का आंख देखोगे तो सिंपल है, चले जाओ चीन में, वहां की आंख देखोगे तो इनकी आंख ऐसी है, यहां तक है, पलके। देखे उन्होंने नेपालियों को अलग चेहरा है। क्या है? अलग चेहरा है। ये क्या है? मानव में विविधता है। कहीं छोटे हैं तो कहीं बहुत बड़े बड़े हैं। इस धरती पर अगर विविधता सबसे अधिक किसी की है तो वो है तितलियों की। किसकी है बेटा? तितली, मकड़ी और घास। ठीक है? अगर इस धरती पर कोई पूछे कि कौन जीव सबसे लंबा जिएगा, धरती पर अगर कोई खत्म पहले हो जाएगा तो जिसमें विविधता कम होगी। मतलब गाय केवल काली हो, भूरी, गुरहर गुरहर, ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, भ्रू ब्राउन स्पॉट, अलग अलग कलर के स्पॉट होते हैं, वो सब क्या है? गाय की विविधता है। किसकी विविधता है? हमारे मनुष्य की विविधता भी बहुत अलग अलग है। कहीं लंबे हैं तो कहीं छोटे हैं, तो कहीं अलग तरह का चेहरा है, कहीं अलग बनावटी चेहरा है ना? है ना? ये मनुष्य की विविधता है। शेर, बाघ, इनमें विविधता कम है। ठीक है? पाओगे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला शेर केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है? तो विविधता मतलब उस जीव की तरह हूबहू, थोड़ा बहुत चेंज के साथ अलग जीव जितने अधिक होंगे वह जीव उतना लंबा जिएगा। लेकिन जिसकी विविधता कम होगी वह जीव उतना जल्दी विलुप्त हो जाएगा। सबसे अधिक विविधता किसकी है? किसकी है? और तो ये लंबा जिएंगे। धरती पे सब खत्म हो जाएगा, लास्ट में ये खत्म होंगे। समझ में आया? यही जो कह रहे हैं आनुवांशिकता है, वातावरण के साथ अनुकूलन है, जो अभी हमने पढ़ा। ये चीज था। डार्विनवाद ये भी कहा कि हम लैमार्क के सिद्धांत को गलत नहीं मानते हैं। लैमार्क साहब ने जो कहा वह कुछ मायनों में सही कहा है। लैमार्क साहब का कहना तो सही है कि वंशानुगत होता है उत्परिवर्तन, लेकिन कुछ जैसे मनुष्य अपने ही तरह एक संतान पैदा करेगा जिसके 2 आंखें होंगी। क्या कभी 4 आंख का भी संतान पैदा किया है क्या? चेहरा वैसा होगा, मुखौटा वैसा होगा, नाक एक होगी, 2 कान होंगे, 32 दांत वाला होगा, 1 मुंह होगा, 2 पैर होगा, 2 हाथ होगा। कुछ विशेष कंडीशन में ऐसा होगा कि कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन अपने जैसा संतान पैदा करने की क्षमता रखता है, जो लैमार्क ने भी कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि मजबूत होगा तो मजबूत पैदा करेगा, लेकिन ये बात सच। तो उन्होंने कहा हाँ ये मानते हैं, और उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जाइगोट। क्या कहा जाता है? मेल से क्या आया? शुक्राणु, और फीमेल से क्या आया? अंडाणु। निषेचन। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन। मेरे बच्चे पूछेगा, निषेचन कहा जाता है, और निषेचन प्रक्रिया के बाद क्या बनता है? जाइगोट, और उसका नाम है युग्मनज। क्या नाम है?
समझ में आया? नोट कर लीजिए, उनका ये कहना था हाँ अपने जैसा पैदा करेगा लेकिन अपन वही क्वालिटी होगी, ये कहना सच नहीं हो सकता।